स्वागत है आप सभी का। और वैद्युत विभव के चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद आज हम लोग स्टार्ट करेंगे वैद्युत धारिता यानी इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस। आइए स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस को पढ़ने से पहले सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा, अगर किसी बाह्य इलेक्ट्रिक फील्ड यानी बाह्य वैद्युत क्षेत्र की अगर हम बात करते हैं तो उसके आधार पर पदार्थों को दो भागों में बांटा जाता है। और उसमें सबसे पहला भाग जो हम डिस्कस करेंगे ये कहलाते हैं आपके चालक। ठीक है, चालक कह सकते हैं या इनको कह सकते हैं कंडक्टर। तो समझते हैं कंडक्टर क्या होते हैं। तो कंडक्टर वे पदार्थ हैं जिन पर अगर आप एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं यानी बाह्य वैद्युत क्षेत्र अगर लगाते हैं तो उनके भीतर वैद्युत क्षेत्र स्थापित हो जाता है, यानी उनमें से होकर विद्युत आवेश बहने लगता है। ठीक है, तो ये थी चालक पदार्थों की परिभाषा। और अगर इसके उदाहरणों को हम जानना चाहें तो सबसे अच्छा जो चालक पदार्थ है यानी सबसे अच्छा जो कंडक्टर है वो आपका माना गया है चांदी। और उसके बाद आपका मान लीजिए तांबा है यानी कॉपर, एल्युमिनियम है, मरकरी है, यानी जितने भी मेटल्स हैं आपके वे सभी आपकी क्या हैं, कंडक्टर हैं। अगर ह्यूमन बॉडी की बात की है तो मानव शरीर आपका एक कंडक्टर है, चालक है। इसी तरह से ग्रेफाइट है, अम्ल क्षार की अगर बात करें तो वे भी आपके क्या हैं, चालक पदार्थ कहलाते हैं। अब अगर बात करें हम लोग अचालक पदार्थों के बारे में, ठीक है, तो अचालक पदार्थ या कुचालक जिनको कहा जाता है या इंसुलेटर जिनको कहते हैं, तो उनकी परिभाषा अगर आपको देनी है तो वे पदार्थ जिन पर आप अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कोई बाह्य वैद्युत क्षेत्र लगाते हैं तो उनमें किसी भी प्रकार का वो आवेश प्रवाह नहीं होने देते हैं। ठीक है, उनके भीतर होकर किसी भी प्रकार का कोई आवेश नहीं बहता है, और वो सब आपके क्या कहलाते हैं, इंसुलेटर या कुचालक कहलाते हैं। और इनको अगर आप जानना चाहें तो उसके उदाहरण जो हैं वो एग्जाम्पल उसके हो सकते हैं। आपका रबर है, कांच है, ठीक है, हीरा डायमंड, या सूखी लकड़ी की बात करें, हीरा हो गया, ठीक है, लकड़ी है, आपकी माइका की शीट है यानी अभ्रक जिसको बोलते हैं, एबोनाइट है, मोम है, शुष्क वायु यानी ड्राई एयर की बात है, और शुद्ध जल। ठीक है, ये सभी क्या हैं, आपके कुचालकों की श्रेणी में रखे जाते हैं। अगर एक चीज़ आपको और बताई जाए, जैसे कहा जाए, इसको आप नोट करके अपने पास लिख लीजिएगा और ध्यान से समझ लीजिए कि जितने भी रब्ड किए गए यानी रगड़े हुए कुचालक पदार्थ हैं वो अपने अंदर आवेश को स्थिर बनाए रख सकते हैं। ठीक है, तो इनको ही आप क्या कहते थे, परावैद्युत पदार्थ कहते हैं। समझ में आया? तो परावैद्युत पदार्थों का जो निर्माण है यानी डाइलेक्ट्रिक्स जो होते हैं, वो डाइलेक्ट्रिक्स क्या होते हैं, आपके इंसुलेटर होते हैं, लेकिन अंतर ये होता है वो कि वो अच्छी तरह से कैसे किए होते हैं, रब्ड किए गए हैं। ठीक है ना, तो रगड़े गए जो चालक को दिया गया आवेश उन पर स्थिर नहीं बना रहता है, लेकिन क्या होता है वो तुरंत ही क्या होता है, आवेश गतिशील हो जाता है। ओके, तो ये आपके परावैद्युत पदार्थ कहलाते हैं, यानी रब्ड किए गए कुचालक पदार्थ या रगड़े गए कुचालक पदार्थ आपके परावैद्युत पदार्थ कहलाते हैं, कुचालक पदार्थ। ठीक है, तो जहाँ कहीं भी परावैद्युत का प्रयोग हो तो आप समझ जाइएगा कि ये आपके किससे बनाए गए हैं, कुचालकों से बनाए गए हैं। आइए अब बात करते हैं इन चालकों के आवेशन के बारे में। ठीक है ना, तो ये देखेंगे कि क्या कारण है कि चालक के अंदर आवेश का प्रवाह आसानी से हो जाता है। तो उसके लिए हम समझें सबसे पहले वैद्युत सुचालक के बारे में। तो जितने भी सुचालक हैं, जितनी भी मेटल्स हैं, ठीक है, सभी धातुएं जो होती हैं वो आपकी गुड कंडक्टर होती हैं। ठीक है ना, ये आपकी गुड कंडक्टर होती हैं। और इसमें अगर इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत की बात की जाए तो सबसे पहले इस स्टेटमेंट को लिख देते हैं। तो इसको लिख दिया, सभी धातुएं विद्युत की सुचालक यानी गुड कंडक्टर होती हैं। और अगर किसी वैद्युत चालन की घटना को अगर आपको एक्सप्लेन करना है तो उसके लिए इलेक्ट्रॉन का सिद्धांत दिया जाता है। और इसमें ये माना गया है कि प्रत्येक ठोस पदार्थ जो होते हैं उसमें दो प्रकार के इलेक्ट्रॉन मिलते हैं। ठीक है, तो ये बात जो कही गई है किसके आधार पर है, इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के आधार पर है। तो किसी भी पदार्थ के कंडक्शन के लिए उसमें दो प्रकार के इलेक्ट्रॉन्स को माना जाता है। एक तो कहलाते हैं आपके संबद्ध, या हम इसको कहते हैं बाउंड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है ना, संबद्ध इलेक्ट्रॉन होते हैं। और सेकंड जो होते हैं आपके, वो होते हैं आपके मुक्त इलेक्ट्रॉन या फ्री इलेक्ट्रॉन जिनको हम कहते हैं। तो जैसे नाम से ही पता चल रहा है, जब हम बाउंड की बात करते हैं तो संबद्ध की बात कर रहे हैं या बाउंड इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये वो इलेक्ट्रॉन होते हैं जो नाभिक से जुड़े रहते हैं। अगर हम बात करें किसी परमाणु के नाभिक के बारे में, तो परमाणु के नाभिक में जैसे आप सभी को पता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। इसके साथ कुछ इलेक्ट्रॉन्स बाउंड रहते हैं, बंधे रहते हैं,
और जबकि आउटर मोस्ट कक्षाएं जो हैं, उसके बाहरी कक्षाएं जो हैं, ठीक है, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स मुख्य रूप से जिम्मेदार होता है कंडक्शन के लिए। तो सबसे पहले समझते हैं संबद्ध इलेक्ट्रॉनों को। तो वे इलेक्ट्रॉन जो नाभिक से जुड़े रहते हैं, ठीक है, और आपके कैसे कहलाते हैं, नाभिक के चारों निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं, ये सब आपके कैसे कहलाते हैं, संबद्ध इलेक्ट्रॉन या बाउंड इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। इसके अगर जस्ट अपोजिट देखा जाए तो वे इलेक्ट्रॉन जो नाभिक से संबद्ध न होकर समस्त पदार्थ में परमाणु के बीच के जो रिक्त स्थान में घूमने के लिए स्वतंत्र होते हैं, वो आपके फ्री इलेक्ट्रॉन्स या मुक्त इलेक्ट्रॉन्स कहलाते हैं, ठीक है ना। और यही मुक्त इलेक्ट्रॉन जो है वो आवेश वाहक का कार्य करते हैं। किसी भी पदार्थ के चालक के लिए सबसे इम्पोर्टेंट आवेश वाहक का जो कार्य है, यानी आवेश को ले जाने का जो कार्य होता है, ठीक है ना, जिसके कंडक्शन होता है, इसके कारण कोई पदार्थ सुचालक है या कुचालक है या अर्धचालक है, उसके बारे में जो इम्पोर्टेंट रोल है वो आपका किसका है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों का है। और मुक्त इलेक्ट्रॉन आपके क्या कहलाते हैं, आवेश वाहक कहलाते हैं। तो इसका सीधा सीधा मतलब ये हुआ कि अगर किसी पदार्थ की चालकता सबसे अधिक है, ठीक है ना, चालकता सबसे ज़्यादा है, क्योंकि सभी पदार्थों की चालकताएं अलग अलग होती हैं, किसी की ज़्यादा है किसी की कम है। जैसे माना जाए कि तांबा और चांदी जो है, अगर इसमें सबसे अच्छी चालकता कही जाए तो किसकी सबसे अधिक अच्छी चालकता होती है, चांदी की होती है, ठीक है ना। अगर लोहे की कंपैरिजन में किया जाए या तो चांदी की जो चालकता है वो बहुत ही अच्छी होती है इन कंपेरेटिवली विद आयरन। तो इसमें अगर और भी देखा जाए तो चांदी में जो 1 मीटर क्यूबिक जो उसका आयतन होता है, उसमें जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या पाई जाती है, और ख़ासतौर से कौन से इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन, ठीक है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या पाई जाती है वो लगभग 5.8 10⁻23 प्रति घन मीटर होती है, प्रति घन मीटर पाई जाती है। आपको सीधे सीधे आप ये भी कह सकते हैं 10⁻29 होती है, ठीक है ना, 29 पर मीटर क्यूब होती है। तो ये थी आपके चांदी के लिए। अगर लोहे की कही जाए तो लोहे की इसकी अपेक्षा काफ़ी कम होती है। तो ये कारण है किसी भी पदार्थ के में फ्री चार्जेस और बाउंड चार्जेस के लिए। आइए बात करते हैं डाइलेक्ट्रिक यानी परावैद्युत के बारे में। और परावैद्युत पदार्थ, जैसे अब मैंने स्टार्टिंग में बताया था आपको कि कुचालक पदार्थ ही हैं, जिनको बहुत अच्छे से रब किया जाता है। उनकी क्वालिटी ये होती है कि इसमें वैद्युत प्रभाव बिना विद्युत चालन के संचरित होता है, ठीक है। फिर से सुन लीजिए, परावैद्युत पदार्थ वे कुचालक पदार्थ है इसमें वैद्युत प्रभाव यानी इलेक्ट्रिक इफेक्ट बिना वैद्युत चालन के संचरित होता है, ठीक है। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि आप अगर किसी परावैद्युत पदार्थ को अगर आवेश देते हैं तो वो आवेश उसके पूरी सतह पर नहीं फैलेगा, ठीक है, वो केवल उसके निकट क्षेत्र में ही, उसके आसपास ही निहित रहता है। जबकि आपका जो चालक पदार्थ होता है उसको आप अगर आवेशित करते हैं तो वो आवेश उसकी सतह पर एक समान रूप से फैल जाता है। ये अंतर है चालक और परावैद्युत पदार्थ यानी डाइलेक्ट्रिक के बारे में। अगर आप बात करें परावैद्युत पदार्थ के प्रकार के बारे में तो ये भी 2 प्रकार का हो जाता है। सबसे पहले वाले को हम कह दें अगर अध्रुवीय, ठीक है, अध्रुवीय आपका परावैद्युत, अध्रुवीय परावैद्युत, या इसको कहेंगे नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। जैसे नाम से ही पता चल रहा है, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक का मतलब है कि इसमें जो पॉजिटिव और नेगेटिव हैं, ठीक है, जैसे अगर इसका अगर डायग्राम बनाया जाए तो इसमें आप ये कहेंगे कि इसका जो धनावेश और ऋणावेश है वो एक साथ ही कोइंसाइड होता है, एक में ही संपाती होता है। संपाती का मतलब एक साथ ही है कि इसमें जैसे मान के चलिए, जैसे एग्जाम्पल जैसे नाइट्रोजन है या ऑक्सीजन है, ठीक है, तो इस प्रकार के परमाणुओं में धनावेश का केंद्र बिंदु और ऋणावेश का केंद्र बिंदु एक दूसरे के साथ में क्या करते हैं, कोइंसाइड यानी संपाती होते हैं। और प्रत्येक अवस्था में जो अणु का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है वो टोटल आपका 0 होगा, ध्यान दीजिएगा। प्लस आवेश और ऋण आवेश अगर एक दूसरे से अल्प दूरी पर हो जाएं, ठीक है, जितना ही प्लस आवेश हो उतना ही ऋण आवेश हो, तो ये मिलकर एक निकाय बनाते हैं, इसको वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। लेकिन इसकी अगर बात की जा रही है अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ के बारे में बात कर रहे हैं, तो इन दैट कंडीशन यहाँ पर इसका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो है, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट है, वो कितना होगा, 0 होता है। ओके, इसकी डेफिनेशन लिख देते हैं। इसकी परिभाषा लिख लीजिए कि वे परावैद्युत पदार्थ जिनके परमाणु ऑब्लिक अणुओं में धनावेश का केंद्र बिंदु तथा ऋणावेश का केंद्र बिंदु, ठीक है, एक दूसरे के संपाती होता है यानी एक ही जगह होता है, तथा सामान्य अवस्था में प्रत्येक अणु का द्विध्रुव आघूर्ण यानी इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट जिसे आप पीछे दिखाते हो वो किसके बराबर होता है, 0 के यानी 0 होता है। एग्जाम्पल में इसके हैं नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, C6H6 यानी बेंजीन और CH4 यानी मीथेन आदि इसके एग्जाम्पल हैं।
अब बात करते हैं कि अगर इस पर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया जाए तो उस दिशा में इनका कैसे होगा। ठीक है, तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने का मतलब है कि इनके लिए आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन दिखा दीजिए, और उस कंडीशन में आप इसको अगर शो करेंगे डाइलेक्ट्रिक की कंडीशन को, तो स्थिति कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगी। जैसे यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव जो पहले संपाती थे अब वो संपाती नहीं रहेंगे, और स्थिति कुछ इस तरीके की उस अणु की बन जाएगी। और अब ये इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का काम करने लगेंगे, यानी जैसे पहले आपने देखा था इलेक्ट्रिक डायपोल में P = 0 था, तो जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे अब इस दिशा में इनका वैद्युत द्रव्यगुण भी बढ़ जाएगा, यानी शून्य नहीं रहेगा। ठीक है, ओके। ये बात कर ध्रुवीय परावैद्युत यानी पोलर डाइलेक्ट्रिक्स के बारे में। तो पोलर डाइलेक्ट्रिक्स में सीधी परिभाषा है कि इस प्रकार के परावैद्युत पदार्थों में सामान्य अवस्था में अणुओं के बीच में आपके जो पहले सिमेट्री पाई जा रही थी अब वो सिमेट्री नहीं होगी, असिमेट्री होगी, और अब उसके जो केंद्र बिंदु वो संपाती नहीं होंगे। इसका पहले डायग्राम आपको दिखा देते हैं। तो इस तरह के पदार्थों के अणुओं का रूप कुछ इस तरीके से होगा। ठीक है, अब ये संपाती नहीं है तो उसकी परिभाषा लिख देते हैं। तो इसकी परिभाषा को नोट कीजिए कि इस प्रकार के परावैद्युत पदार्थों में सामान्य अवस्था में ही उसके अणुओं की असममित यानी अनसिमेट्रिक, ठीक है, एसिमेट्रिक आकृति के कारण अणु के धनावेश का केंद्र बिंदु तथा ऋणावेश का केंद्र बिंदु जो है वो एक दूसरे के साथ में कैसे हैं, संपाती नहीं, कोइंसिडेंट नहीं होते हैं। तो जैसे पहले इसका वैद्युत द्रव्यगुण सामान्य अवस्था में 0 आ रहा था, 0 आ रहा था, किसके लिए, अध्रुवीय पदार्थ डाइलेक्ट्रिक्स के लिए, यहाँ पर इनका 0 नहीं होगा। अतः प्रत्येक अणु में कुछ वैद्युत द्रव्यगुण होता है, इसका मतलब P ≠ 0। इसके जो एग्जाम्पल होंगे उसकी हम बात कर लेती हैं। तो यहाँ पर जो बात होगी इसके बारे में, यानी NH3 अमोनिया होता है आपका पोलर में, और आपका कार्बन डाइऑक्साइड ले सकते हैं, CO2 है, आपका जल है यानी H2O, अल्कोहल ले सकते हैं आदि। ये सभी पदार्थ आपके कैसे हैं, ध्रुवीय या पोलर डाइलेक्ट्रिक्स कहलाते हैं। इन सभी चीज़ों की हमको आवश्यकता पड़ने वाली है इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस के लिए। तो वैद्युत धारिता या इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस के कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए, उसकी धारणा के लिए ये सभी चीज़ें आपको बेसिक का काम करेंगी। आइए अब बात करते हैं डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ और उसके ब्रेकडाउन पोटेंशियल के बारे में।